Good afternoon, everyone. अच्छा, सेकंड ईयर जो भी लास्ट में आते हैं ना, आपको बंद कर दिया बाहर से बहुत आवाज आ रही है। मैं बाहर भेजना शुरू करूंगी तभी शांत रहेंगे आप लोग। अभी सेकंड ईयर लास्ट दिन का टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ था केमिकल कॉम्पोजिशन बताई गई थी ना, राइट। चलो आगे बात करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन भी हम लोग शायद वाइल्ड जूस के बारे में बता रहे थे, है ना? ठीक है, आगे लिखिए जरा। सुक्रेज वगैरह बता दिया था, लैक्टेज भी बता दिया था। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे आपके कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज के बारे में। आप लोग थोड़ा जगह छोड़िएगा। हाँ क्लास, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है, रासायनिक संगठन के बारे में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को, ये कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज नाम का जो एंजाइम है, क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है, उसको तोड़ता है, किसमें? एस्ट्रेज में। और एस्ट्रेज जो है बाद में एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा आपकी छोटी हाथ के द्वारा। ठीक, कोई परेशानी नहीं, इसे आप लिखते जाइए, मैं नहीं लिख रही, आप लोग लिखिए कि कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को एस्ट्रेज में ब्रेक डाउन, तोड़ेगा। ठीक है, तो ये एस्ट्रेज जो है ये बाद में एब्सॉर्ब कर दिया जाएगा। लिख लीजिए। नहीं समझ में आया, मैं फिर लिखने के लिए तैयार हूँ। नहीं समझ में आया, देखो ऐसे लिखो, जो लिखने का तरीका भी होता है ना बेटा, ऐसे लिखिएगा। कोलेस्ट्रॉल, यहाँ लिखिएगा अपने एंजाइम का नाम, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एस्ट्रेज। ठीक है, एस्टर EASTER, ठीक है, एस्टर में तोड़ता है, फिर बाद में एस्टर जो है ये एब्सॉर्ब कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। जब हम लोग बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की, तो ये क्या काम करता है? आपके न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, किसमें? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लिखिए। हाँ बोलिए, किसमें? इसमें ये पूरा एंजाइम का नाम है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज में पूरा ही एंजाइम का नाम। चलिए, अच्छा, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ये क्या करता है? ये एंजाइम आपके न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल को, यहाँ लिखेंगे आपने इस एंजाइम का नाम, और किसमें तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आगे लिखिए।
हो गया। चलिए एक सवाल मेरे जवाब दीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। गुड। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म? अच्छा, सभी स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं, हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। गर्ल्स, मुझे पता है आप लोग जवाब देंगे, बाकी हाँ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। गुड। अब देखना जरा, मुझे जवाब देना आप लोग। मैंने बताया है कभी डीऑक्सी के बारे में? नहीं। अच्छा, कौन सा वाला डीऑक्सी आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट के लिए हाथ खड़ा कीजिए आप लोग, जो फर्स्ट को बोलता है। सेकंड, सेकंड के लिए हाथ खड़ा कीजिए आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए? ओके, फर्स्ट। अच्छा क्लास, अब मैं बता देती हूँ। जब हम लोग बात करें डीऑक्सीराइबोस, आप लोग तो शायद हिंदी में लिखते आए हैं शुरू से, इस तरह से आप लोग लिखते हैं डीऑक्सी, है ना। हम लोग अगर आरएनए की फुल फॉर्म बात करें तो क्या होती है? राइबोस, ठीक है। तो जो पेंटोज शुगर होगी, शर्करा जो मौजूद होती है आरएनए में, पेंटोज शुगर जो है कौन सी होती है? राइबोस शर्करा। और आपके डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, मतलब तो राइबोस। पर उसमें ऐसा क्या है कि उसमें हम डीऑक्सी को उसमें एक सेकंड, डी जिसने भी ये बताया है वो रॉन्ग है, ठीक। जिसने भी ये बताया है वो रॉन्ग है। सेकंड तो उसने बताया ही नहीं था, ठीक है। अब मैं रीजन बता देती हूँ। रीजन पता होना चाहिए क्लास, यहाँ पर सिर्फ बोलना ही नहीं, उसका कारण भी पता होना चाहिए, है ना। जैसे डी, ये आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में ज्यादा चीजें बताते हैं, इसको कुछ विमिया होती है, एल एम ऐसे करके कुछ बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करें डाई, डाई मतलब क्या हो जाता है? दो। दो क्या चीज? दो ऑक्सीजन के अणु, है ना। मतलब डाई मतलब यहाँ पे दो है ऑक्सीजन के अणु, कहने का मतलब ये। लेकिन मैं ये बोलती हूँ ये वाला होता है डीऑक्सी। अब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जरा एक बात ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बात करें आपके राइबोस शुगर के बारे में, पेंटोज शुगर होती है ना, उसका आपको संरचना जब बनाई जाती है तो कुछ ऐसी पेंटोज शुगर, ठीक है। वो भी हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में? डीएनए में उपस्थित पेंटोज शुगर के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे OH H, सेकंड कार्बन पर H OH H। अब समझ, यहाँ पर हालांकि CH2 भी लगता है सामने, पर मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि मेरा मोटे में आता है नहीं, यहाँ तक समझाने का है। समझिएगा, यहाँ पर इसका ये है फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये है दूसरा कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर जो होती है उसमें दूसरे नंबर के कार्बन मॉलिक्यूल पर एक ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि क्लास डी मतलब होता है कमी। ये आप लोगों को किसी ने बताया नहीं, डी मतलब होता है कमी। कमी किस चीज की कमी? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की कमी। कहां पर होगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की कमी? तो सेकेंडरी कार्बन मॉलिक्यूल पर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्लास बात करें आरएनए में उपस्थित राइबोस की, ठीक है, जैसे पेंटोज शुगर है, पेंटोज शर्करा जो है, आप लोग उसका डायग्राम देखना, वहां पर यहाँ पर भी O लगा होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं राइबोस शर्करा और इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। क्यों? डी मतलब होता है कमी, किस चीज की कमी? ऑक्सीजन अणु की। ऑक्सीजन अणु कहां पर कम है आपका? दूसरे नंबर का मॉलिक्यूल पर। इसीलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। कोई परेशानी? समझ में आया? गुड। नेक्स्ट है मेरा सवाल, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर। ये आप लोगों के आगे आएगा ना, इसलिए कुछ नहीं होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें सेकंड ईयर जो बायो बहुत अच्छी चलती है ना।
पूछते हैं, बताइए एनीवन। अरे बताइए तो। चलिए ठीक है, मैं अपने सवाल को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। डीएनए होता है, किस किस से मिलकर बना होगा? और अरे एक एक करके जवाब दीजिए। पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरेट ग्रुप। सही बात है, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया मैंने। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना होता है आपका डीएनए आरएनए। ठीक है, तो पेंटोस शर्करा अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम बात करें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है, तो वो हमेशा से क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीजें उपस्थित होंगी और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक ग्रुप उपस्थित नहीं होगा। जो फॉस्फेट ग्रुप होगा ना वो उपस्थित नहीं होगा, तो ये डिफरेंस होता है, पता होना चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखिए हेडिंग आप लोग, अग्नाशयी रस के स्त्रावण का नियंत्रण। ठीक है, अग्नाशयी रस के जब हम नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल की यहाँ पर क्लास हम बात करें, नर्वस सिस्टम के साथ साथ कुछ हार्मोन्स के थ्रू भी होता है। ठीक है ना, हार्मोन कौन सा होगा? हार्मोन दैट इज द सीक्रेटिव हार्मोन। ठीक है, लेकिन ये सीक्रेटिव हार्मोन जो है ना हमारे शरीर में इस अवस्था में मौजूद नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद होगा दैट इज द सीक्रेटिन। कोई परेशानी नहीं। अब क्या होता है, ये प्रोसीक्रेटिन जो है ये हमेशा हमारे शरीर में कैसे होगा? एकदम अक्रियाशील, इनएक्टिव फेज में। ठीक है, अभी अक्रियाशील है, इसे क्रियाशील कौन बनाएगा? क्रियाशील कौन बनाएगा? HCl। ठीक है ना, आप लोगों को इससे पहले ही मैंने रेनिन बताया था, उसमें हमारे शरीर में रेनिन वैसे उपस्थित नहीं होता है, प्रोरेनिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फिर प्रोरेनिन जो है HCl के उसमें आता है संपर्क में और इसमें हो जाता है क्रियाशील, रेनिन हो जाता है। सेम चीज इसके साथ होती है। ठीक है ना, ये प्रोसीक्रेटिन जो है जैसे ही आपके HCl के संपर्क में आता है इसमें हो जाएगा सीक्रेटिन अवस्था में। और ये सीक्रेटिन जो होता है कैसा है आपका? ठीक है, और ये सीक्रेटिन हार्मोन जो है फिर ये कहाँ जाएगा? क्योंकि हम अग्नाशय की बात कर रहे हैं तो फिर अग्नाशय के पास जाता है, वहां से अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। ठीक है, कोई परेशानी समझ में आया? ठीक, देखिए लेकिन ये होता कैसे? क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बहुत छोटी सी चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोसीक्रेटिन के तौर पर हमारे शरीर में उपस्थित है। ठीक है, हमने खाना खाया, हमारे खाना खाते ही अमाशय में पहुंचने पर क्या होगा? HCl का स्त्रावन होगा। ठीक है, तो मतलब जैसे ही HCl का स्त्रावन होना स्टार्ट होगा तो वैसे ही वो HCl से संपर्क में आने पर इसको किससे बदल देगा? आपके सीक्रेटिन में। फिर ये सीक्रेटिन जो है ये दौड़ के जाएगा किसके पास? अग्नाशय के पास, वहां से अग्नाशय रस को निकलने के लिए प्रेरित करेगा कि अब आ चुका है खाना, बहना शुरू करें। ठीक है, चलिए आगे लिखिए हेडिंग आप, डाइजेशन ऑफ फूड, आंत्र में भोजन का पाचन। इंटेस्टाइन, आंत्र में भोजन का पाचन। लोग जानते हैं क्लास, पैनक्रियाटिक जूस जो है कहां पर स्थापित होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहां जाकर खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है ना, तो जब हम लोग बात करें, हमारा ड्यूडेनम कंप्लीट हो चुका है पाचन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने आंत में पाचन के बारे में।
ठीक है। तो जब हम लोग बात करें आंत पाचन के बारे में, तो ये जो आपका आंत होती है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट है में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर कोहन की प्रभुविकाएं। लिख लीजिए, लीवर कोहन की प्रभुविकाएं। मैं लिख दूं? प्रभुविकाएं, ठीक है। एंड सेकंड इज ब्रूनर्स ग्रंथि, ठीक है। किया लिया। तो पहले पता होना चाहिए क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन यानी कि लिवर कोहन की प्रभुविकाएं कहाँ मौजूद होती है, ठीक है। हम लोग इसे कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कर रहे हैं। हम लार्ज की बात नहीं करेंगे, हम छोटी आंत की बात करें। तो आप लोग जानते हैं किसी ने, ये जो छोटी आंत होती है क्लास, इस पर कुछ इस टाइप की संरचनाएं पाई जाती है। क्या बोलते हैं इनको हम? हाँ जी, रसांकुर, बिल्कुल सही बात है, रसांकुर। या फिर आप कह सकते हैं इसको माइक्रोविलाई। रसांकुर माइक्रोविलाई उपस्थित होती है। हाँ जी, देखिए यहाँ हम लोग बात करें अगर छोटी आंत के बारे में, ठीक है, तो उसमें ये विलाई उपस्थित, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी उसमें मौजूद होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। पर एक बात बताइए, इसका काम क्या होता है? जानते हैं सब में? विलाई तो कोई अलग बात नहीं बता रही, बताऊंगी तो ये दोनों अलग बात। किस चीज का? इंटेस्टाइन का। किसके लिए? अवशोषण के लिए। जैसे देखिए क्लास, एक है आपकी इस तरह से मान के चलिए, ठीक है, हालांकि वो भी कुछ ऐसे में मौजूद रहेगी, पर अगर आपकी इंटेस्टाइन एकदम सीधी है, ठीक है, तो उस दौरान जो भी भोज्य पदार्थ है, छोटी आंत में क्या होता है? अवशोषण का काम होता है, ठीक है। तो अवशोषण ऐसे एरिया में ज्यादा होगा या फिर आपके उसमें ऐसे ये चीज होगी तब ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सी बात है, जब ऐसी चीजें जब उपस्थित होगी वहां पर ऑब्जर्वेशन एरिया ज्यादा हो जाता है ना। एक बात बताओ, सीधी सड़क है, आप सीधी सड़क पर जल्दी पहुंचोगे या फिर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, मतलब टायर और वो है द्वार भाटा हो रहे हैं सीधी पर ना, मतलब यहाँ पर भोज्य पदार्थ अगर आएगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए उसको एरिया नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, वो सीधा निकल जाएगा, है ना। तो कहने की बात ये है, यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब शोषण के लिए ये सतह को बढ़ा देता है। क्या चीज? माइक्रोविलाई, ठीक है ना। रसांकुर, रसांकुर के बीच बीच में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर, ठीक है। ये क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन क्या करती है? तो बहुत सारी एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, स्थापित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्रंथियां जो होती है ये आपकी म्यूसिन, ठीक है, किसका काम करती है? म्यूसिन का। हालांकि बताया जाएगा म्यूसिन का काम क्या होता है। म्यूसिन को हिंदी में भी हम म्यूसिन लिखते हैं इस तरह। आप लोगों को दिखता नहीं होगा शायद, दिखता नहीं हिंदी से, दिखता नहीं चाहिए। हाँ तो मुझे बता दीजिए, तो सही, मेरा भी हाथ ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंचता।
पुनर्स ग्रंथियां। दूसरी खास बात, म्यूसिन क्या काम करती है, जो आर्टरी की ग्लास, हमारा भोज्य पदार्थ जो ईसोफेगस में था, हमने इसको क्या टर्म दिया था, बोलस। जब वो हमारे स्टमक में पहुंच गया, हमने क्या टर्म दिया, साइम। अब वो भोज्य पदार्थ हमारा कहाँ पर है, छोटी आंत में, हम उसका टर्म बदल देंगे, क्या बोलेंगे, काइल। ऐसे लिखते हैं ना, या ई लगता है, ऐसे समझ, काइल, ठीक है, काइल लिखते हैं इसको हम, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोलस था स्टमक में, काइल, और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद काइल में परिवर्तित हो गया। मतलब क्यों परिवर्तित हुआ, क्योंकि देखिए काइल तक बनते बनते उसमें उसका क्या चीज घुल चुका था, एक तो पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, ये सब इसमें घुल चुके तो बहुत पतला हो जाता है। जो पतली अवस्था में आ जाएगा ना भोज्य पदार्थ, उसे क्या नाम देते हैं, काइल। समझ में आया। तो इस काइल को ये म्यूसिन जो है, ठीक है, इसको कैसा रखेगा, थोड़ा सा लसा सा, ठीक है ना, लुब्रिकेटेड रखता है इसको। म्यूकस, म्यूसिन म्यूकस है, ठीक है ना, तो एक म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ बना देगा, थोड़ा लसा सा बना देगा। कोई परेशानी, समझ में आया। लिखना चाहते हैं लिखिए, फिर आगे लिखवाते हैं। आज जो हम लोग बात करें आपके किसके बारे में, छोटी आंत हो चुकी है, छोटी आंत से स्रावित होने वाले रसों को क्या बोलते हैं, आंतरिक रस बोलते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन से स्रावित हो रहे हैं, दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस। कोई परेशानी नहीं। अब लिखिए केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब रासायनिक संगठन। बस हो गया।
हो गया। फर्स्ट है म्यूसिन। म्यूसिन क्या काम करता है? हाँ रुक जाओ, मैंने किसी से पूछा है म्यूसिन क्या काम करता है। नेक्स्ट, अभी बताया जस्ट अभी इसी ने पूछा म्यूसिन का कार्य क्या है, क्या करता है म्यूसिन? हाँ, म्यूसिन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये काइल को लसलसा बनाता है, थोड़ा लुब्रिकेटेड, थोड़ा म्यूकस पर बना देगा। ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को। ये काइल को, कॉपी खुल रही है ना, तो लिखिए उस पर, ये काइल को लसलसा बनाता है। काइल, स्पेलिंग लिखनी है तो वो लिख लीजिए CHYLE, काइल। ठीक है, ये काइल को लसलसा बनाता है। काइल समझ में आया सेकंड ईयर। नेक्स्ट, माल्टेज। काइल देखो बता दो बस। देखिए क्लास, जब हम बात करें काइल का, आपने खाना खाया है ना, तो जब वो छोटी आंत में पहुंचता है ना, तो हम उस खाने को काइल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत ऐसा हो जाता है, एकदम बहुत पतला। ठीक है, उसमें बहुत सारे रस मिल जाते हैं ना, इसलिए उसको आप काइल बोलते हैं। समझ में आया? गुड। अच्छा, अब माल्टेज का बता दो। माल्टेज का काम क्या होता है? रुक जाइए, बताना। नेक्स्ट, काम बताओ। माल्टेज, आई नो, बताओ। नहीं, अच्छा ये बताइए माल्टेज। गुड। देख क्लास, जब हम लोग बात करें माल्टेज के बारे में, जो स्टूडेंट्स नहीं लिख रहे हैं या जिनको याद नहीं रहता है वो लिखना स्टार्ट करें। मैंने कल भी बोला था लिख लीजिए, ये काम आएगा आगे भी, आज का काम है। जब हम लोग बात करें माल्टेज एंजाइम के बारे में, तो ये माल्टोज को बदलता है किसमें? ग्लूकोज में। लिखने का तरीका देखिए क्लास, माल्टोज, यहाँ लिखिएगा माल्टेज या माल्टेज से ग्लूकोज। ठीक है, कोई परेशानी? इस तरह से लिखना है आगे। नेक्स्ट है सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है? बताइए बताइए बस। जब हम लोग क्लास बात करें आपकी सुक्रेज के बारे में, तो सुक्रेज एंजाइम जो है ये आपकी सुक्रोज को, सुक्रोज से बना हुआ है लेटर, सुक्रोज को बदलता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, देखिए इसमें लिखिएगा, यहाँ पर सुक्रोज, यहाँ पर फिर सुक्रेज, फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लिख लीजिए। हाँ, नहीं सेकंड, सॉरी। देखो, जब हम लोग बात करें तो ये माल्टोज जो क्या होता है? डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड। और वो क्या होता है? फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड उठेगा नहीं। ये इसका जो बदलने का वो रहता है वो यही रहेगा, सुक्रोज को ही बदलता है ये। अच्छा, सेकंड ईयर आपको